नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय इंडस्ट्री के पितामह के नाम से जाने जाने वाले और 20वीं शताब्दी के सबसे महान फिलैंथ्रोपिस्ट जमशेदजी टाटा के बारे में, जिन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। आज आप टाटा इंडस्ट्री के अंपायर को जानते हैं कि कितना बड़ा इनका साम्राज्य है, कितने सारे इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। लगभग 95 कंपनियां हैं टाटा ग्रुप्स की, जिसमें आप टाटा मोटर्स हो गई, टाटा टी हो गया, वोल्टास हो गया, टाइटन हो गया, टाटा पावर्स हो गया, टाटा केमिकल्स हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, जो टीसीएस है, जो कि भारत में इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, और टाटा एयरलाइंस हो गया, जो कि बाद में एयर इंडिया बन गया था जब उसका नेशनलाइजेशन हो गया था, लेकिन अब फिर से वो टाटा के पास आ गई है। तो इनमें से कई सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप खुद भी करते होंगे, कई सारी सर्विसेज का आप इस्तेमाल करते होंगे। और ये जो साम्राज्य है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी जमशेदजी टाटा से। जमशेदजी टाटा ने इस टाटा ग्रुप की नींव रखी थी, और इससे ना केवल टाटा ग्रुप को फायदा हुआ बल्कि भारत को भी फायदा हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में हो रहा था, स्पेशली यूरोप में जिसकी शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में 1750 के आसपास, तो उस समय भारत जो है पिछड़ गया था। उसके दो कारण थे। एक तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में आ चुकी थी, और उसका जो है पॉलिटिकल कंट्रोल होना शुरू हो गया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद। उसके बाद भारत जो है वो पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल स्टेज के ऊपर, बिजनेस स्टेज के ऊपर compete नहीं कर पा रहा था। क्योंकि उससे पहले, इस 18वीं शताब्दी से पहले या और पीछे जाके देखें तो एक जमाना था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब दुनिया की पूरी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो भारत जो है उसमें एक तरह से ग्लोबल लीडर था मार्केट में। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें भारत पिछड़ गया। भारत पिछड़ गया तो उसको किसी को तो आगे लेके जाना था, और उसको आगे ले जाने की जो मुहिम चलाई उसमें टाटा ग्रुप का योगदान बहुत अहम है। और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि हाउ टाटा ग्रुप बिल्ड इंडिया, हाउ टाटा बिल्ड इंडिया, किस तरीके से भारत को पूरी दुनिया के ग्लोबल स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंट करने में टाटा ग्रुप ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत कैसे करी, इसकी हम अभी बात करेंगे। काफी विकट परिस्थितियों में इन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर शुरू किया था, और कैसे उसको आगे बढ़ाया उसकी हम बात करते हैं। उसकी लेगेसी क्या है उसकी भी बात करते हैं। जमशेदजी टाटा या जमशेदजी टाटा एक ही बात है। ये भारत के सबसे प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट में से गिने जाते हैं, जिन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी। और ये जो कंपनी है, आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, उस कंपनी को इन्होंने एक तरह से जन्म दिया। और साथ ही ये एक सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, ये एक सच्चे मायनों में इंडस्ट्रियलिस्ट थे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है? एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव होता है कि पैसा कमाना, किसी भी तरीके से पैसा कमाना। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो नए आइडियाज के बारे में सोचता है, वो देश की तरक्की, समाज की तरक्की के बारे में सोचता है, और किसी भी तरीके से नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करता है। उसका सिर्फ पैसा कमाना मोटिव नहीं होता है। उसी तरीके के व्यक्ति थे जमशेदजी, और जमशेदजी का जो विजन है और उनकी जो सोच थी, उसी के आधार पे आज भी टाटा ग्रुप चल रहा है। उसके बाद कितने सारे बड़े इनके चेयरपर्सन आए, आप जानते हैं। अभी रतन टाटा जी थे लास्ट, अभी तो रतन टाटा जी जो है रिटायर हो गए हैं। अब बताइएगा टाटा ग्रुप का, अभी मैंने रिसेंटली आपको टाटा ग्रुप वाले वीडियो में बताया था टाटा ग्रुप का अभी नया चेयरमैन कौन है। वो पहला नॉन फारसी व्यक्ति है जो कि टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना है, तो वो बताइएगा। तो चाहे वो रतन टाटा हो, जेआरडी टाटा हो, दोराबजी टाटा हो, वो सभी जो हैं वो जमशेदजी टाटा की उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। उनकी जो सोच थी किस तरीके से टाटा ग्रुप को आगे चलाना है, वहां से शुरुआत हुई थी। इसी वजह से इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए इनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत गजब के फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, अपना पर्सनल प्रॉफिट देखना है। इन्होंने देखा कि कैसे भी करके इस पूरे ग्लोबल स्टेज के ऊपर, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में भारत को भी आगे लेके जाना है। और ये इनका जो विजन है इसके ऊपर इन्होंने काम किया, और साथ ही इन्होंने समाज के लिए भी बहुत काम किया। इसीलिए इनको 20वीं शताब्दी का सबसे महान फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। देखिए, ये 2021 का डेटा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि 20वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा किसने चैरिटी करी है। तो जमशेदजी टाटा का जो ग्रुप है, उन्होंने 102.4 बिलियन डॉलर का टोटल यहाँ पे चैरिटी करी है, जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बिल गेट्स की जो इंस्टीट्यूट है, बिल गेट्स की जो चैरिटी फंड है, बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं एक तरह से, उनकी जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी।
तो बिल गेट्स और मिलांडा गेट्स जो हैं उन्होंने किया दूसरे नंबर पे 74.6। ये 100 बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट आई थी, जिसमें यूएसए के 39 थे, भारत के 2 थे, एक तो जमशेदजी टाटा और दूसरे अजीज प्रेम जी। इन दोनों ने सबसे ज्यादा चैरिटी करी है। जमशेदजी टाटा का जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा हो गया, उन्होंने बहुत ज्यादा चैरिटी करी। अजीज प्रेम जी के बारे में भी हम किसी दिन बात करेंगे। तो ये हुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की लिस्ट थी 2021 की, उसमें इनका नाम आता है, पहले नंबर पर आता है। न सिर्फ नाम आता है, दुनिया में पहले नंबर पे नाम आता है। इन्होंने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया इस पूरी इंडस्ट्री के वर्ल्ड में भारत को, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इनको कहा था वन मैन प्लानिंग कमीशन। ये इस तरीके के व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी तरह से अपनी अकेले की प्लानिंग से इतना बड़ा टाटा ग्रुप समूह खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा था, नेहरू जी ने जमशेदजी टाटा की एक तरह से तारीफ में कहा था, when you have to give the lead in action in ideas, a lead which does not fit in with the very climate of opinion, that is true courage, physical or mental or spiritual, call it what you like, and it is this type of courage and vision that the Jamshedji Tata showed. It is right that we should honor his memories and remember him, one of the big founder of the modern India. भारत के शुरुआती निर्माणकर्ताओं में उनको इन्होंने गिना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से, जिस विकट परिस्थितियों में उन्होंने इस टाटा ग्रुप की नींव रखी, और उसके बाद इस टाटा ग्रुप की वेरियस इंडस्ट्रीज ने देश को आगे बढ़ाने में जिस तरीके से भूमिका निभाई, उसके लिए उस माहौल में जिस तरीके से इन्होंने, ब्रिटिश एरा में जिस तरीके से इन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया, उसके लिए करेज चाहिए, और वो करेज इनमें था। और सिर्फ करेज से काम नहीं चलता, प्लानिंग भी चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर वर्क कल्चर भी चाहिए, एक बिजनेस माइंड भी चाहिए, वो सब चीजें इनके अंदर थी। इसलिए कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि उनको हमें याद रखना चाहिए और उनको हमेशा हमें ऑनर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन में एक अहम भूमिका निभाई है। अब ये जो टाटा ग्रुप है, ये जो टाटा फैमिली है, इसकी हम बात करेंगे। इसमें ये देखिए, जमशेदजी टाटा हैं जिन्होंने टाटा ग्रुप की फाउंडेशन रखी। इनके पिता थे नुसेरवानजी टाटा और इनकी मदर का नाम था जीवनबाई जी टाटा, बाई टाटा। इनके बाद देखिए आगे इस फैमिली को किस तरह से आगे चलाया गया है। इनके देखिए कजिन्स वगैरह, इनकी वाइफ के जो भाई वगैरह हैं, उनका भी योगदान रहा है इस टाटा ग्रुप में। इन सभी का फैमिली जो है, सब तरफ की फैमिली ने कुछ ना कुछ काम किया है। जमशेदजी टाटा के बाद इनके बेटे आते हैं दोराबजी टाटा, और दोराबजी टाटा के साथ साथ इनके छोटे भाई थे रतनजी टाटा, सर रतनजी टाटा। याद रखिएगा, अभी जो रतन टाटा हैं उनके साथ सर नहीं लगता, और वो अभी जीवित हैं। ये सर रतन टाटा जो हैं, ये इन रतन टाटा के एक तरह से ग्रैंडफादर थे। और इन सर रतन टाटा ने भी शादी नहीं करी थी, इनके बच्चा नहीं था, तो इन्होंने अडॉप्ट किया था नवल टाटा को, जो कि जमशेदजी टाटा की वाइफ जो थी हिरानबाई टाटा, उनके फैमिली बैकग्राउंड से आते थे नवल टाटा के बेटे हैं रतन टाटा, जिन्होंने शादी की नहीं। दूसरी तरफ ये जो रतन JRD टाटा हैं, जो कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे, ये इधर दादा बॉय टाटा की फैमिली से आते थे। दादा बॉय टाटा जो है जमशेदजी टाटा के कजिन थे। तो ये इस तरह से थी, ये फैमिली इस तरह से काम करती थी। ये मैंने ग्राफ आपको टाटा ग्रुप के समय पे भी पढ़ाया था। अब बात आती है अर्ली लाइफ की। जमशेदजी टाटा जो हैं, उनके पिता का नाम, जैसे कि मैंने कहा कि नुसेरवानजी टाटा था, उनकी मदर का नाम था जीवनबाई टाटा। 3 मार्च 1839 को नवसारी जो सिटी है गुजरात में, वहां पे इनका जन्म हुआ। एक माइनॉरिटी जोरस्टियन फैमिली में हुआ, जोरस्टियन यानी पारसी फैमिली में हुआ। मैंने अभी रिसेंटली पारसी फैमिली के ऊपर, पारसियों के भारत के अंदर योगदान की बात करी थी। पारसी धर्म के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, पारसियों के योगदान की बात कर चुका हूँ, और पर्शिया के अंदर पारसियों किस तरह से भारत में भाग के उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। आज के समय भारत में लगभग 70,000 के आसपास पारसी रहते हैं, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के निर्माण में, भारत को आगे बढ़ाने में, वो इमेंस है, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। तो इनका जो परिवार है वो 10वीं शताब्दी के आसपास, इनके जो पूर्वज हैं वो भारत भाग के आए थे, क्योंकि ईरान में इनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था, वहां से इनको भगा दिया गया था। इनको जोर जबरदस्ती करी गई थी, या तो रिलीजन बदलो या फिर भागो। तो ईरान से लोग भाग के आ गए थे भारत में शरण के लिए, शरणार्थी थे, फिर भारत में रहने लग गए। उसके बाद इनकी जो फैमिली थी, जमशेदजी की फैमिली जो थी, वो एक प्रीस्ट फैमिली से थी। जोरस्टियन रिलीजन के जो प्रीस्ट थे उससे बिलोंग करते थे। रेस्पेक्ट थी इनकी, लेकिन पुअर थे ये, और प्रीस्ट थे। इनके पिता जो थे नुसेरवानजी टाटा, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि फैमिली से
हट के इन्होंने काम किया। ये पारसी यहाँ पे प्रीस्ट बने नहीं रहे, इन्होंने कहा सोचा कि वो बिजनेस करेंगे। और बिजनेस में किस चीज में इनका था कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म इन्होंने मुंबई में शुरुआत करी थी। तो लकीर से हट के काम करने वाले इनके पिता थे नुसरवानजी टाटा। और नुसरवानजी टाटा को भी एक तरह से हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और ताकि जमशेद जी को इस काबिल बनाया कि वो आगे चल के टाटा ग्रुप जैसे ग्रुप की नींव रख पाए। फिर उसके अलावा जमशेद जी टाटा जो हैं, इनको पढ़ाई के लिए भेजा गया। वेस्टर्न एजुकेशन इनको पढ़ाने के लिए वो किया कि मोटिव किया इनके पेरेंट्स ने। इनको लगा कि इनके बेटे के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं और वो कुछ अच्छा कर सकता है, इसलिए इसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। और मॉडर्न एजुकेशन को प्राप्त करने वाले इस फैमिली में, टाटा फैमिली में, ये पहले व्यक्ति थे। कौन? जमशेद जी टाटा। उसके बाद बॉम्बे में इन्होंने पढ़ाई करी अपनी। एल्फियस्टोन कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी। इनको ग्रीन स्कॉलर की डिग्री मिली यहाँ पे उस समय, और ये ग्रेजुएट के बराबर डिग्री हुआ करती थी उस जमाने में। और इसी दौरान जब पढ़ाई चल रही थी, उसी दौरान इनकी शादी जो है ईराबाई दाबू से भी करवा दी गई। तो अर्ली टाइम और इनकी एजुकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। जॉर्जटाउन फैमिली से आते थे। 16 साल की एज में जाके इनकी शादी भी हो गई थी, इनकी डिग्री भी हो चुकी थी। उसके बाद ये जब 1858 में आते हैं, जस्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1858 में ये अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। अब उस समय स्थिति कैसे थी? देखिए, उसी दौरान ये अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो जापान, चाइना, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स की अंदर भी ये अपनी ब्रांचेस खोलते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट कंपनी होती है ना इनकी। अब क्या होता है कि चीजें बदलती हैं। ये एक पूरा संक्रमण काल होता है उस दौर का, एक बहुत ही टर्बुलेंट टाइम होता है। टर्बुलेंट क्यों होता है? क्योंकि जब से ब्रिटिशर्स भारत में आए थे 1600 से, तब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर आके व्यापार करना शुरू किया था। व्यापार के अंदर वो धीरे धीरे अपनी मोनोपोली कर रही थी। भारतीयों को कोई स्पेस नहीं मिल रहा था यहाँ पे काम करने का, बिजनेस करने का। और उसके बाद धीरे धीरे चीजें कर ऐसे हुई कि 1757 के बाद से बैटल ऑफ प्लासी और फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अब पॉलिटिकल कंट्रोल करना शुरू कर दिया था तो उसके बाद कोई भी भारतीय जो है वो बिजनेस अपनी मर्जी से कर नहीं सकता था। सारा कंट्रोल उनके पास था। धीरे धीरे करके पूरे देश के ऊपर उनका कंट्रोल हो गया था। 1857 की क्रांति के वैसे कई कारण थे। सिपाही म्यूटिनी से वो शुरू हुआ था, उसके ऊपर मैं वीडियो बना ही चुका हूँ, आपको पता है। सिपाही म्यूटिनी से शुरू हुआ था और अलग अलग लोगों के अपने अपने एजेंडे थे और कुछ लोग भारत की आज़ादी भी चाहते थे। लेकिन 1857 की इस क्रांति के बाद बेसिकली एक चीज हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वो था, मोनोपोली थी, वो खत्म हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने जो है पूरी भारत की सत्ता छीन ली थी और अब भारत जो है वो पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अंदर काम करने लग गया था। और ब्रिटिश क्राउन बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि किसी एक कंपनी की यहाँ पे मोनोपोली रहे, और उनको पीस चाहिए थी। उनको वो भी पूरी तरह से, ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी तरह से भारतीयों को हर तरीके की छूट देना चाहते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि कोई बड़ा रिवेलियन वापस हो। इसलिए उन्होंने भारतीय बिजनेसमैन को भी स्पेस दिया कि आप भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। और उस दौर में बड़े कौन हो रहे थे, ग्रेजुएट कौन कर रहे थे? ये जमशेदजी टाटा। इन्होंने सबसे पहले तो अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन किया। उसके बाद नुसरवानजी टाटा ने इनको चाइना भेजा। उस दौर में चाइना भेजने के लिए ये सोचा कि जाके ओपियम ट्रेड करना है। चाइना में ओपियम ट्रेड होता था और ओपियम ट्रेड का भी आप जानते हैं उस दौर में ब्रिटिश का दबदबा था वहां पे। ओपियम ट्रेड को जानने के लिए चाइना गए थे ये जमशेदजी टाटा जी। लेकिन वहां पे जाके इनको एक चीज पता चली कि ये जो कॉटन इंडस्ट्री है ये अपने बूम पे है, और ये एक इनका बहुत अच्छी सोच थी और बिजनेस माइंड था इनका कि इनको पता था कि कॉटन इंडस्ट्री के अंदर अभी अगर इन्वेस्ट किया जाए तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और हमें इसके अंदर हाथ डालना चाहिए ओपीएम की वजह। तो इन्होंने सबसे पहले इस चीज को अध्ययन किया, इस चीज को एनालाइज किया। उसके बाद 29 साल की एज में 1868 के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रेडिंग कंपनी जो है उसकी शुरुआत करी। एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करी 21,000 रुपए की कैपिटल के साथ। उस जमाने में तो 21,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी वैसे। तो इन्होंने यहां से शुरुआत करी और यह एक तरह से अर्लीस्ट पीरियड था टाटा ग्रुप की फाउंडेशन का। उसके बाद 1869 में 1869 में यहां पे इन्होंने एक बैंकक्रप्ट ऑयल मिल जो है उसको भी खरीद लिया। अब 1869 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। क्या हुआ था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको पता है तो चिंचपोकली जो है वहां से एक मिल थी, ऑयल मिल थी, इसको इन्होंने खरीद लिया।
और इस मिल को, ऑयल मिल को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कॉटन मिल में और इसका नाम रखा अलेक्जेंड्रा मिल। इस अलेक्जेंड्रा मिल के अंदर इन्होंने धीरे धीरे करके इसमें प्रॉफिट कमाना शुरू किया। 2 साल बाद इसको प्रॉफिट कमा के इसको बेच भी दिया। इस तरह से धीरे धीरे करके इन्होंने कॉटन के अंदर काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ट्रेडिंग कंपनियां भी इन्होंने शुरू कर दी। 1874 में इन्होंने एक और फ्रेश एंटरप्राइजेस शुरू किया जिसमें इन्होंने सेंट्रल इंडियन स्पाइनिंग वेविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत करी और इससे 1.5 लाख की कैपिटल के साथ इसको शुरू किया था। तो धीरे धीरे करके चीजें हुई। उसके बाद एक और इनका बड़ा वेंचर शुरू हुआ 1 जनवरी 1877 को। ये वो डेट थी जिस दिन भारत की क्वीन विक्टोरिया को भारत की एम्प्रेस घोषित कर दिया गया था। देखिए 1858 के बाद भारत में क्राउन रूल तो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल तो खत्म हो गया था, लेकिन जो महारानी थी ब्रिटेन की उसको भारत की महारानी घोषित किया गया था 1 जनवरी 1877 को। ये ब्रिटेन की संसद ने इस दिन किया था। उसी टाइम इन्होंने एम्प्रेस मिल शुरू कर दी। एम्प्रेस मिल इसी महारानी के नाम पे इन्होंने मिल शुरू कर दी, एम्प्रेस। इससे क्या होता था कि देखिए ये इनको ब्रिटिशर्स के साथ काम करने में एक तरह से थोड़ी हेल्प रहती थी। ब्रिटिशर्स के साथ ये कोई पॉलिटिकल ये तो थे नहीं, रिवॉल्यूशनरी तो थे नहीं कि ये ब्रिटिशर्स का हमेशा विरोध करेंगी। इनका था कि एम्प्रेस मिल शुरू कर दो। इससे क्या है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इनको थोड़ी सहूलियत भी देते और थोड़ा सा क्या बोलते हैं इनको काम करने में आसानी भी रहेगी। लेकिन इनको किसी भी तरीके से उस कॉलोनियल पीरियड के अंदर काम करना था तो वो इन्होंने सीख लिया, वो चीजें भी इन्होंने सीख ली। अब जमशेदजी टाटा के जीवन में 4 गोल थे। उनका ये था कि एक तो मुझे आयरन और स्टील कंपनी शुरू करनी है, आयरन में इनको काम करना है और आगे चल के टाटा स्टील आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हब बना, दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियों में बनी स्टील की वो। उसके बाद इनको एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूट शुरू करना था, ये जो कि IISSC बेंगलोर जो है ये इनका ही विजन था, आगे चल के सक्सेसफुल हुआ, इनके बेटों ने किया भले ही। एक इनको एक यूनिक होटल शुरू करना था, ताजमहल होटल, जिसकी इन्होंने नींव रखी। एक इनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुरू करना था। तो ये 4 इनके गोल थे। हालांकि बाकियों की ये पूरा मेटलाइज उनको कर नहीं पाए, प्लानिंग कर रहे थे, उनसे पहले इनकी डेथ हो गई। लेकिन ये होटल जो है ताजमहल होटल, जो भारत का सबसे पॉपुलर होटल्स में से एक आता है, मुंबई की सबसे पहचानी जानी पहचानी बिल्डिंग्स में से एक होती है। 26/11 का अटैक भी इसके ऊपर हुआ था, आप जानते हैं। ताजमहल होटल मुंबई के अंदर स्थित है, ये समुद्र के किनारे स्थित है। तो ये जो होटल है इसकी शुरुआत करी थी कोलाबा में, कोलाबा वाटरफ्रंट के सामने 3 दिसंबर 1903 को 11 मिलियन रुपीस में इसकी शुरुआत करी थी। इतना बड़ा होटल ये शुरू किया था और ये भारत का ऐसा पहला होटल था जहां पे इलेक्ट्रिसिटी थी। इससे पहले होटल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। सोचिए 1903 में ये होटल शुरू किया। आज से कितने साल पहले की बात है? 120 साल पहले की बात है। 120 साल पहले ये ताजमहल होटल शुरुआत करी। आज ये 7 स्टार होटल है, सबसे लग्जरियस होटल्स में से एक माना जाता है भारत के। उसके अलावा इनकी इंडस्ट्रियलिस्ट होने की तो बात मैं पहले ही कर चुका हूं, क्योंकि एक सच्चे मायने में इंडस्ट्रियलिस्ट थे। देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, नए आइडियाज पे काम करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे और साथ ही साथ ये चाहते थे कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इनके काम करते हैं, चाहे टेक्सटाइल मिल में काम करते हो या किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम करते हो, उनको इनफ सुविधाएं मिलें, वो इस कंपनी को अपना माने, इनके साथ लगाव रखें। इसीलिए इन्होंने उनके लिए कई सारी स्कीम्स शुरू करी। एफिशिएंट लेबर वर्क को करने के लिए इन्होंने लेबर प्रोटेक्शन पॉलिसीज बनाई। इन्होंने बीमार मजदूरों के लिए हेल्थ केयर के लिए सर्विसेज करी कि उनको पेंशन व्यवस्था उनके लिए करी, उनके साथ साथ उनको एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसीज दी। तो बहुत सारा इन्होंने इस तरह से काम किया कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं। और टाटा का ये हमेशा से रहा है। आप कोरोना काल में देख लीजिए, दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही थी, उनकी छटनियां कर रही थी, उनके पैसे काट रही थी, लेकिन टाटा ग्रुप ने ऐसा नहीं किया। टाटा ग्रुप अपने एम्प्लॉयज़ का खास ख्याल रख रहा था और इसकी शुरुआत रतन टाटा के समय से नहीं बल्कि जमशेदजी टाटा के समय से हो रखी थी। वो भी अपने एम्प्लॉयज़ का इसी तरह से ख्याल रखते थे। तो ये विजन उनका था, इसीलिए वो एक सच्चे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इसीलिए उनकी फिलैंथ्रोपी की वजह से उनको, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि 20वीं शताब्दी के सबसे महान फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे उनको गिना गया है। उसके बाद उनकी साल 1900 की एक ट्रिप थी, जर्मनी वो गए थे। जर्मनी जा रहे थे, तब वहाँ पे जाके बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे, वहाँ पे वो बीमार पड़ गए। तो 19 मई 1904 को उनकी
डेथ हो गई और उसको उनको बाद में पारसी ब्यूरियल ग्राउंड के अंदर ब्रुकवुड में, जो कि इंग्लैंड में जगह है, ब्रुकवुड सेमेंट्री में, वहां पे इनको अंतिम संस्कार किया गया। तो यहाँ पे इनकी डेथ हो गई। उससे पहले उन्होंने नियाग्रा फॉल वगैरह देख के उनका ये विजन हो गया था कि हमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुरू करना है, होटल व्यवस्था, होटल की तो उन्होंने नींव रख दी थी। उनका ये था कि एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन हो ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन को पढ़ सकें, इजीली उनको एक्सेसिबल एजुकेशन मिल सके। ये सब उनका प्लान था, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाए और ये एक लिगेसी के तौर पे अपने बच्चों के लिए छोड़ गए। वो उनके दो बेटे थे, दोराबजी टाटा, दोराब जमशेदजी टाटा और सर रतनजी टाटा। इन दोनों को इस लेगेसी को कंटिन्यू करना था। तो उसके बाद उन्होंने टाटा पावर की शुरुआत कर दी थी 1906 से 1910 के बीच में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुरू कर दिया था, आयरन वर्क शुरू कर दिया था, टाटा स्टील जो है आगे चल गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके ये इंडस्ट्री जो है वो आगे चलती गई और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई कि दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा के टाइम पे इनकी इंडस्ट्री 14 कंपनियां ये ओन करते थे। इनकी सब्सिडरीज हो गई थी 14, लेकिन उसके बाद जेआरडी टाटा ने इस ग्रुप को और एक्सपांड किया और 95 तक इसकी कंपनियों को पहुंचा दिया। और आज के समय आप जानते हैं कि कितनी सारी टाटा की कंपनियां हैं। टाटा के बिजनेस एम्पायर को आप जानते हैं कि 95 कंपनियां आज टाटा ग्रुप की हैं, जिसमें से तकरीबन 28 कंपनियां तो पब्लिक कंपनियां हैं, जिसके अंदर आप शेयर मार्केट में उनके स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। इनके बड़े बड़े पूरा एक बड़ा बिजनेस एम्पायर है इनका। टाटा मोटर्स हो गई, टाटा स्टील हो गया, टाटा केमिकल्स हो गया, टाटा पावर्स हो गया, टीसीएस हो गया, लैंड रोवर को इन्होंने इसका एक्विजिशन कर लिया था, इसको खरीद लिया था इन्होंने, जगुआर को खरीद लिया था। उसके अलावा और भी टेटली को खरीद लिया था, चाय की कंपनी है, कोरस को खरीद लिया था जो एक यूरोपियन स्टील मैन्युफैक्चरर था बहुत बड़ा। तो इस तरह से टाटा ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा एम्पायर बन गया और इन्होंने भारत की आज़ादी से पहले और भारत की आज़ादी के बाद हमेशा भारत को ग्लोबल स्टेज के ऊपर लीड किया है एक इंडस्ट्रियल पावर के तौर पे, ताकि भारत जो है वो दुनिया भर की कंपनियों के साथ compete कर पाए। ये इनका योगदान रहा है। उसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलोर जो है, IISc बेंगलोर जो है, जो भारत के सबसे एमिनेंट यूनिवर्सिटीज में से एक आती है और दुनिया के टॉप 200 में कई बार इसका नाम आता है। ये जो यूनिवर्सिटी बनी, ये जो इंस्टीट्यूट बना, इसके लिए भी जमीन दी थी जमशेदजी टाटा ने। बाद में चल के ये 1909 में इसको फाउंड किया गया था उनके बच्चों दोराबजी टाटा ने, और उसके बाद 1910 और 1911 के बीच में ये इसमें जो है एडमिशन्स भी होने लग गए थे भारतीयों के स्टूडेंट्स के, और ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हुआ, साबित हुआ आगे चल के। लेगेसी में देखें तो जहाँ पे इन्होंने काम शुरू किया था, टाटा के आयरन और स्टील प्लांट शुरू किए थे साकची विलेज में, झारखंड में, उस जगह को, अब उस टाउन को, वहाँ पे रेलवे स्टेशन हो गया और उसका नाम टाटा नगर हो गया। जहाँ पे इन्होंने शुरुआत करी थी अपने बिजनेस की, जमशेदपुर वो जगह जो है, उसको इन्होंने एक शहर, एक छोटे से गांव से एक शहर के तौर पे तब्दील कर दिया था। उसको भी जमशेदपुर कहा जाने लग गया, इनकी याद में इनका नाम जमशेदपुर कर दिया। और ये जो साकची जगह है, ये पहले तो गांव थी, विलेज था, लेकिन अब अर्बनाइज हो चुका है और यहाँ पे जमशेदपुर टाटा के नाम से ये पूरी तरीके से इसके अंदर पड़ता है। जमशेदपुर के अंदर ही ये जगह पड़ती है, ये साकची विलेज जो है, ये जो अब अर्बनाइज हो चुका है। और इनका की जो लेगेसी है वो तो कमाल की है, ना केवल टाटा ग्रुप के अंदर बल्कि भारत के इंडस्ट्रियल लेगेसी के अंदर भी इनका एक पॉपुलर नाम है। बहुत इन्होंने काम किया जिसकी वजह से हम ग्लोबली एक तरह से स्टैंड आउट कर पाए पूरी दुनिया के अंदर। वरना वो जो दौर था, ट्रांजिशन पीरियड, स्पेशली जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय टाटा ग्रुप ने भारत के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करके रखा हुआ था, जिसमें जैसे टाटा एयरलाइंस थी, उसको पूरी तरह से नेशनलाइज करके उसको वो कर दिया गया, एयर इंडिया कर दिया गया। उस तरह से भारत जो है 1991 के बाद भी टाटा ग्रुप की वजह से कई जगहों पे स्टैंड आउट कर पाया। अदरवाइज कई सारे जो बिजनेस एम्पायर थे बाहर के, वो कई जगहों को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और भारत के अंदर उन लोगों का ज़्यादा दबदबा होता। तो उस चीज़ को इन्होंने मेंटेन रखा। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट तो करना ही है आपको, अगर अच्छा लग रहा है तो। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पे आपको वीडियोस, रिसेंट वीडियोस की PDF मिलेंगी, वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ में अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम कोर्सेज का भी यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में। साथ ही आप मुझसे यहाँ पे चैट सेक्शन के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी सलाह हो, तो वो भी आप दे सकते हैं। साथ ही इन कोर्सेज को अगर आप परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको इनके वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ इनकी PDF और साथ साथ उसके टेस्ट भी मिलेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी का एनालिसिस भी कर सकें।
साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। यहाँ से आप जुड़ेंगे तो आपको और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे, तो उनसे आप अपना और भी ज्ञान का इजाफा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।